सोचिए, युद्ध के मैदान का लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा 1 मिनट से भी कम में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? मतलब जाहिर है ये काम किसी एक तोप या टैंक का तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये काम है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, जिसे हम MLRS कहते हैं। और ये सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन है। अच्छा। मकसद ये है कि एक बड़े इलाके को दुश्मन के लिए पूरी तरह से यूजलेस बना दिया जाए। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स है। एक है रूसी स्मर्च और दूसरा भारत का अपना पिनाका। सही है। हम समझेंगे कि इनकी डिजाइन फिलॉसफी में क्या फर्क है, ये कैसे काम करते हैं और कैसे ये सिस्टम्स आज के बैटलफील्ड की रियलिटीज को बदल रहे हैं। तो देखिए, MLRS का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। इसका मकसद है दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर मौजूद ठिकानों को, जिन्हें हम डीप टारगेट्स कहते हैं। डीप टारगेट्स, राइट। हाँ, उन्हें अपनी सीमा के अंदर से ही सुरक्षित रूप से और बहुत तेजी से नष्ट करना। यहाँ फोकस वॉल्यूम ऑफ फायर पर होता है। एक साथ इतने रॉकेट दागे जाते हैं कि उस पूरे 1-2 किलोमीटर के इलाके में कुछ भी बच ना पाए। इसे एरिया सैचुरेशन कहते हैं। एरिया सैचुरेशन। तो चलिए इसी के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक से शुरू करते हैं, स्मर्च 9K58। इसे रशियन हेवीवेट स्पेशलिस्ट कहना गलत नहीं होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, नाम से ही वजन महसूस होता है। सही। स्मर्च को एक खास समस्या के समाधान के लिए बनाया गया था। दुश्मन की तोपों की पहुंच से भी बहुत दूर बैठे लक्ष्यों को कैसे भेदा जाए। अच्छा। इसकी रेंज है 70 से 90 किलोमीटर। इसका सीधा मतलब है सर्वाइवलेबिलिटी। आप दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, पर आप उसकी जवाबी कार्रवाई की पहुंच से इतने दूर हैं कि आप लगभग सुरक्षित हैं। और इसका आकार भी जबरदस्त है। 10x10 व्हील वाले एक विशाल ट्रक पर लगा 12 ट्यूब सिस्टम। ये देखकर एक सवाल जरूर मन में उठता है कि इतने बड़े और भारी रॉकेट लोड कैसे होते होंगे? हाथ से तो ये मुमकिन ही नहीं है। यहीं पर इसका पूरा इकोसिस्टम काम आता है। स्मर्च सिर्फ एक लॉन्चर ट्रक नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। ओके। पहला हिस्सा तो है लॉन्चर। ये 12 ट्यूब वाला लॉन्चर है जो एक एक करके या एक साथ सैल्वो में रॉकेट दाग सकता है। और इसकी रफ्तार देखिए, 12 रॉकेट का पूरा सैल्वो सिर्फ 38 सेकंड में फायर हो जाता है। सिर्फ 38 सेकंड में 12 भारी रॉकेट? ये तो किसी भी डिफेंस को संभलने का मौका ही नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन इन 38 सेकंड के बाद क्या? उस विशाल लॉन्चर को फिर से तैयार करने में कितना समय लगता होगा? यही सिस्टम का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा काम आता है, ट्रांसपोर्टर कम लोडर व्हीकल या TLV। हाँ, ये एक अलग गाड़ी है जिसमें 12 अतिरिक्त रॉकेट होते हैं और एक बहुत पावरफुल हाइड्रोलिक क्रेन लगी होती है। ये क्रेन लॉन्चर को मैकेनिकली रीलोड करती है। इससे इंसानी दखल कम हो जाता है और प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो जाती है। लेकिन एक अलग लोडर गाड़ी का मतलब तो ये हुआ कि आपका पूरा सिस्टम 2 गाड़ियों पर निर्भर है। क्या ये युद्ध के मैदान में कमजोरी नहीं है? अगर TLV किसी वजह से पीछे रह गया या नष्ट हो गया तो लॉन्चर तो एक ही साल्वो के बाद बेकार हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये स्मर्च की डिजाइन फिलॉसफी को दिखाता है। स्मर्च को एक सेट पीस बैटल के लिए बनाया गया है जहां फ्रंट लाइन ज्यादातर तय होती हैं। इसका मकसद अपनी पोजीशन पर आना, एक विनाशकारी हमला करना, रीलोड करना और फिर से हमला करना है। तो हाँ, लॉजिस्टिक्स पर निर्भरता है जो इसकी एक संभावित कमजोरी कही जा सकती है, लेकिन इसकी भरपाई ये अपने रॉकेट्स की ताकत से करता है। अच्छा, तो इसके रॉकेट्स में क्या खास है? ये 300 mm के रॉकेट हैं जो पिनाका से काफी बड़े हैं। हाँ, और बड़ा साइज ज्यादा पेलोड, ज्यादा विस्फोटक, लेकिन असली वर्सिटिलिटी इनके वॉरहेड्स में है। आप स्टैंडर्ड हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड इस्तेमाल कर सकते हैं जो बड़े इलाके में तबाही मचाता है। ओके। या फिर आप रॉकेट से एंटी टैंक माइंस बिछा सकते हैं। इससे दुश्मन के टैंकों का पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, एरिया डिनायल है। और मैंने इसके स्मार्ट सबमिनिशंस के बारे में भी पढ़ा है। ये क्या चीज है? ये इसकी सबसे एडवांस्ड कैपेबिलिटी है। एक रॉकेट के अंदर कई छोटे छोटे बम होते हैं। रॉकेट टारगेट के ऊपर जाकर इन बमों को छोड़ देता है। इनमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं जो टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों की गर्मी को पहचान कर सीधे उन्हीं पर हमला करते हैं। तो एक ही रॉकेट से आप दुश्मन के कई टैंकों को एक साथ खत्म कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो
90 किलोमीटर दूर किसी लक्ष्य को इतनी सटीकता से भेदने के लिए इसका दिमाग यानी फायर कंट्रोल सिस्टम वो कैसे काम करता है? इसका फायर कंट्रोल सिस्टम या FCS है विवारी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत पावरफुल बैलिस्टिक कंप्यूटर है। ये E-175 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके रॉकेट की फ्लाइट पाथ की गणना करता है। लॉन्चर कहाँ है, टारगेट कहाँ है, हवा की रफ्तार क्या है, इन सब को मिलाकर ये तय करता है कि रॉकेट को किस एंगल और दिशा में फायर करना है। और ये सब एक कमांड व्हीकल से कंट्रोल होता है जो लॉन्चर से सुरक्षित दूरी पर रहता है। तो स्मर्श ने लंबी दूरी से हमला करके सर्वाइवेबिलिटी की समस्या को हल किया। ये एक ऐसा भारी हथौड़ा है जिसे आप दूर से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय सेना के सामने एक और चुनौती थी। हाँ, हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में तेजी से अपनी पोजीशन बदलना, जी, जहां दुश्मन कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। एग्जैक्टली। और इसी जरूरत ने पिनाका को जन्म दिया और इसका अप्रोच स्मर्श से बिल्कुल अलग है। स्मर्श अगर पावर पर फोकस करता है तो पिनाका स्पीड और ऑटोनॉमी पर। DRDO ने इसे एक ऑल वेदर वर्कहॉर्स के रूप में विकसित किया है। और इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगता है कि 6 पिनाका लॉन्चरों की एक बैटरी सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकती है। हाँ, मतलब 44 सेकंड में आप एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम जितने इलाके को राख में बदल सकते हैं। ये सोचने में भी डरावना है। हाँ, इसकी फायर पावर जबरदस्त है। लेकिन जैसा आपने कहा, पिनाका की असली ताकत इसकी स्पीड और ऑटोनॉमी है। और इसका दिल है AGAPS, ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग सिस्टम। ये वो टेक्नोलॉजी है जो पिनाका को स्मर्ज जैसे सिस्टम से फंडामेंटली अलग बनाती है ना? बिल्कुल। पारंपरिक तोपखाने में क्या होता है, आपको पहले एक सर्वे टीम भेजनी पड़ती है। वो जमीन का सर्वे करते हैं, सटीक कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, फिर लॉन्चर को बताते हैं कि उसे कहाँ और कैसे खड़ा होना है। इसमें घंटों लग सकते हैं। और युद्ध के मैदान में घंटे मतलब जिंदगी और मौत का फर्क। सही कहा। AGAPS इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देता है। हर पिनाका लॉन्चर को खुद पता होता है कि वो दुनिया के नक्शे पर ठीक कहाँ है, उसका मुंह किस दिशा में है और वो कितना झुका हुआ है। उसे किसी बाहरी सर्वे टीम की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको दुश्मन की जवाबी फायरिंग की चिंता बहुत कम हो गई है, क्योंकि जब तक वो पता लगाएंगे कि रॉकेट कहाँ से आया, आप वहां होंगे ही नहीं। यही शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी का सार है। लॉन्चर फायरिंग पोजीशन पर आता है, 2-3 मिनट में AGAPS की मदद से खुद को तैयार करता है, 44 सेकंड में अपना सैल्मो दागता है और अगले 2-3 मिनट में वहां से निकल जाता है। अच्छा। दुश्मन के रेडार को रॉकेट का पाथ ट्रैक करने और काउंटर बैटरी फायर करने में इससे ज्यादा समय लगता है। जब तक उनका गोला वहां पहुंचेगा, पिनाका लॉन्चर कई किलोमीटर दूर जा चुका होगा। ये तो सर्वाइवेबिलिटी के लिए गेम चेंजर है। लेकिन ये AGAPS करता कैसे है? मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फोन का सबसे एडवांस GPS। ये GPS सैटेलाइट से अपनी लोकेशन लेता है, लेकिन साथ ही इसमें इनर्शियल सेंसर्स भी होते हैं, जैसे रिंग लेजर जायरो और एक्सेलेरोमीटर्स। बस ये समझिए कि ये सेंसर्स बिना सैटेलाइट के भी जान सकते हैं कि लॉन्चर का मुंह किस दिशा में है और वो कितना घूम रहा है। AGAPS सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स पर इतना निर्भर नहीं हो जाता? एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक जैमर इसे बेकार कर सकता है? ये एक वैलिड कंसर्न है। अगर दुश्मन GPS को जैम कर दे, तब भी ये इनर्शियल सेंसर्स कुछ समय तक लॉन्चर को उसकी सटीक लोकेशन और ओरिएंटेशन बताते रहते हैं। ये रिडंडेंसी ही इसे इतना भरोसेमंद बनाती है। और इस सारी जानकारी का इस्तेमाल फायर कंट्रोल कंप्यूटर करता होगा, जो इस सिस्टम का ब्रेन है। करेक्ट। फायर कंट्रोल कंप्यूटर या FCC इस सिस्टम का दिमाग है। AGAPS से मिली लॉन्चर की पोजीशन और एक और जरूरी कंपोनेंट डिजिकोरा मेट रेडार से मिले मौसम के डेटा को लेकर FCC हर रॉकेट के लिए एकदम सटीक ट्रैजेक्टरी की गणना करता है। एक मिनट, मौसम का डेटा इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, आप एक कागज का हवाई जहाज कमरे के एक कोने से दूसरे में फेंक रही हैं और पंखा चल रहा है। हवा उसे रास्ते से भटका देगी ना? हाँ, बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि वो पंखा 30,000 फीट की ऊंचाई पर चलने वाली जेट स्ट्रीम है और आपका कागज का जहाज एक रॉकेट है जो 40-50 किलोमीटर दूर जा रहा है। हवा की गति, दिशा और हवा का घनत्व, ये सब रॉकेट के रास्ते पर असर डालते हैं। डिजिकोरा मेट रेडार यही जानकारी FCC को देता है ताकि वो ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट कर सके। यही सटीकता का राज है। वाह! और इसका लोडिंग सिस्टम भी स्मर्च से अलग और तेज है, जहां तक मैंने पढ़ा है। हाँ, पिनाका के रॉकेट पॉड्स में आते हैं। ये 6 रॉकेट के ओपन फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं
लोडर गाड़ी एक खाली पॉड को उठाकर उसकी जगह पूरा भरा हुआ पॉड क्रेन से लॉन्चर पर रख देती हैं। अच्छा, तो एक एक रॉकेट लोड नहीं करना पड़ता? नहीं, इससे रीलोडिंग का समय बहुत कम हो जाता है और ऑपरेशन की गति बनी रहती है। तो पिनाका की वर्सेटिलिटी की बात करते हैं। ये अलग अलग तरह के टारगेट्स को कैसे नष्ट करता है? स्मर्ज की तरह इसके पास भी अलग अलग वॉरहेड्स हैं। सबसे आम है प्री फॉर्म्ड फ्रैगमेंट वॉरहेड। इसमें टंगस्टन धातु की हजारों छोटी छोटी गोलियां होती हैं। जब वॉरहेड फटता है तो ये गोलियां हाई स्पीड से चारों तरफ फैलती हैं और दुश्मन के सैनिकों और हल्के वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। और फ्यूल डन्स या एमिनेशन डिपोज जैसे ठिकानों के लिए? उनके लिए इंसेंडरी वॉरहेड्स हैं। ये जिरकोलियम का उपयोग करते हैं जो धमाके के बाद 3 से 4 मिनट तक जलने वाली भयानक आग पैदा करते हैं। अच्छा। और यहाँ फ्यूजेस का भी एक बड़ा रोल होता है जो तय करते हैं कि रॉकेट कब फटेगा। फ्यूजेस मतलब डेटोनेटर? हाँ, लेकिन ये बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस जो रॉकेट को जमीन से टकराने से ठीक पहले लगभग 10 मीटर ऊपर हवा में फोड़ देते हैं। इससे नुकसान ज्यादा होता होगा? हाँ, इससे टुकड़ों का फैलाव जमीन पर ज्यादा होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूजेस हैं जिन्हें आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो कितने सेकंड बाद फटेंगे। और सबसे एडवांस्ड है कंट्रोल्ड वेरिएबल टाइम फ्यूजेस जिनमें एंटी जैमिंग तकनीक होती है। तो अब बात करते हैं पिनाका के लेटेस्ट वर्जन, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज या पिनाका ईआर की। इसने तो मतलब पूरा खेल ही बदल दिया है। बिल्कुल। पिनाका का जो स्टैंडर्ड वर्जन था उसकी रेंज लगभग 38 किलोमीटर थी, जो कारगिल जैसे युद्ध के लिए बहुत कारगर थी। लेकिन पिनाका ईआर ने इस क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इसकी रेंज को बढ़ाकर 70 से 90 किलोमीटर कर दिया गया है। 70 से 90 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अब ये रेंज के मामले में स्मर्ज के बराबर आ गया है। हाँ, अब भारत के पास एक स्वदेशी सिस्टम है जो स्मर्श जितनी गहराई तक मार कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ रेंज की नहीं है। पिनाका ईआर में एडवांस्ड गाइडेंस भी है जो इसे स्टैंडर्ड पिनाका से भी ज्यादा सटीक बनाता है। तो अब लंबी दूरी के साथ साथ बेहतर सटीकता भी है। बिल्कुल, ये स्मर्ज के पावर और पिनाका की स्पीड का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम अब तक की चर्चा का सार निकालें, स्मर्ज और पिनाका के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये दो अलग अलग फिलॉसफी कैसे हैं? ये फैसिनेटिंग है। दोनों बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन उनकी डिजाइन फिलॉसफी और स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं। स्मर्ज एक भारी 300 mm का सिस्टम है जिसे खास तौर पर 70-90 किलोमीटर की अत्यधिक गहराई में मार करने के लिए बनाया गया है। ये एक स्पेशलिस्ट है, कह सकते हैं एक हैवी वेट बॉक्सर जो नॉकआउट पंच के लिए जाना जाता है, लेकिन थोड़ा धीमा है। और पिनाका एक मिडिल वेट बॉक्सर की तरह है जो बहुत तेज है, फुर्तीला है और अपने पैरों पर बहुत अच्छा है। एकदम सही एनालॉजी है। पिनाका एक स्वदेशी हर मौसम में काम करने वाला सिस्टम है जिसकी सबसे बड़ी खासियत AGAS के कारण इसका ऑटोनमस ऑपरेशन है। इसे सर्वे टीम्स की जरूरत नहीं पड़ती जो इसे बहुत फ्लेक्सिबल और तेज बनाता है। और इसकी सटीकता फायर कंट्रोल कंप्यूटर और डिजिकोरा मेट्रोडार के इंटीग्रेशन से आती है। सही। और पिनाका ईआर ने अब इस मिडिल वेट बॉक्सर को हैवी वेट जितनी लंबी पहुंच दे दी है, लेकिन उसकी फुर्ती को बरकरार रखते हुए। बिल्कुल, पिनाका ईआर ने अब इस सिस्टम की रेंज को 90 किलोमीटर तक बढ़ाकर स्मर्ज के बराबर कर दिया है। तो अब सेना को लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक की एक बेहद फ्लेक्सिबल और सर्वाइवेबल स्वदेशी क्षमता मिल गई है। तो जब हम ये सब देखते हैं कि पिनाका मिनटों में आता है और रॉकेट दागता है और गायब हो जाता है, तो ये सोचना ही कमाल है कि इसने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया होगा, है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। था वहीं अब आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो लगभग ऑटोनॉमस है। इस गति और स्वायत्ता का सामरिक महत्व क्या है? शायद यही आज की लड़ाई का सबसे बड़ा सच है। जो तेज है वही बचेगा।